दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी 2020, 2021, 22 और 23 के प्रश्न पत्रों को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम इस वीडियो में देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र को, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने लगभग 107 प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। अब जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, वह 107 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 107 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। देखें, कह रहा है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो याद रखिए कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो याद रखिए कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 108 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 क्या है। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही आंसर मार्क करेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो याद रखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो याद रखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ पॉलिटी हमारी समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, पहला ही प्रश्न दोस्तों कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार के प्रश्न अब बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कथन देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। क्या है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कथन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ क्या है, अंतर संबंधित हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम 110वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या दे रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। पूर्व वर्ष के जो पेपर होते हैं या प्रश्न होते हैं दोस्तों, वह आगामी वर्ष की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में दोस्तों बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। एमपीआई के बारे में। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है, इसमें सम्मिलित होता है। क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो कह रहा है दोस्तों स्वास्थ्य, फिर कह रहा है दोस्तों शिक्षा, फिर कह रहा है दोस्तों जीवन स्तर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों शामिल किया जाता है दोस्तों हमारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के गणना करते वक्त हम लोग तीनों को शामिल करते हैं, यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य को भी हम लोग शामिल करते हैं दोस्तों, शिक्षा को भी शामिल करते हैं और जीवन स्तर को भी शामिल करते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो याद रखिए दोस्तों स्वास्थ्य। ठीक है, फिर होता है दोस्तों शिक्षा और फिर होता है जीवन स्तर। ठीक है, याद रखें कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, फिर जीवन स्तर और शिक्षा। ठीक है, तीनों हमारा सम्मिलित किया जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा। ठीक है, और हमारा 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सम्मिलित नहीं करता है, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि HIV
परीक्षण को, ठीक है। HIV परीक्षण को हमारा NFHS5 सम्मिलित नहीं करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज़ और मृत्यु का पंजीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, इन तीनों को शामिल करता है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उच्च रक्तचाप को, मधुमेह को और मृत्यु का पंजीकरण को हमारा NHFS5 सम्मिलित करता है, जबकि HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं करता है, तो याद रखें HIV परीक्षण। चलिए दोस्तों 112 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। कथन कारण के प्रश्न हैं, ठीक है। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखें। चलिए दोस्तों देखेंगे कथन कारण क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कथन की सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। क्या है, कह रहा है दोस्तों जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कारण कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, यानी कि कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से देखें, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और कारण कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। ठीक है, फिर से देखें, सतत विकास की कई बार दोस्तों सीधे परिभाषा पूछ ली जाती है। यहाँ पे देखें, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, और कथन भी सही है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो हम सही आंसर क्या मार्क करेंगे, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहल। हम सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पहल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो याद रखें दोस्तों पहल। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पहल भी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वह है दोस्तों प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल योजना विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में 13 अगस्त 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में 13 अगस्त 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। तो इस पॉइंट को याद रखें कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो याद रखें दोस्तों पहल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 114 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें दोस्तों 114 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों देखें, यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कह रहा है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। क्या है, कह रहा है दोस्तों यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यह 75% क्या करेगी, ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। इसके यह हमारा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके बारे में बिल्कुल सही दिया गया। फिर कह रहा है दोस्तों महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर थर्ड कह रहा है कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों
ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। याद रखिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। बिल्कुल सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों को फिर से देखें कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके बारे में यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। देखें, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल सही है। और 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तीनों पॉइंट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दोस्तों फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 115 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लगान का विनियमन। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर है हमारा अवधि की सुरक्षा, यह भी सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 हमारा सही है। फिर से देखें कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो याद रखें, पहला कि लगान का विनियमन बिल्कुल सही है दोस्तों। अवधि की सुरक्षा, यह भी सही है दोस्तों। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, फिर से देखें कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है दोस्तों लगान का विनियमन, दूसरा है दोस्तों अवधि की सुरक्षा, तीसरा है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, पट्टेदारी के संदर्भ में तो आप लोग याद रखिए, जो पट्टेदारी सुधार के संबंध में हमारे यहाँ तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों सही हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 116 नंबर प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी दोस्तों, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। पूर्व वर्ष के प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों 116 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। 116 नंबर प्रश्न हमारा। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। क्या है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, पहला है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। फिर दूसरा कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। ठीक है, कह रहा है सार्वजनिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तीसरा कह रहा है दोस्तों संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। और चौथा है दोस्तों समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे चारों पॉइंट दिए गए हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में, यह हमारे चारों पॉइंट दोस्तों सही हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 चारों पॉइंट सही हैं और हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फिर से हम देखेंगे। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। क्या है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर दूसरा कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, बिल्कुल सही है, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तीसरा कह रहा है दोस्तों संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। क्या है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। चौथा कह रहा है दोस्तों समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो हमारे चारों पॉइंट सही हैं दोस्तों। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए देखें यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यह हमारा शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है लघु उद्योगों के लिए बनी निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर
चुनिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम डेट इसका पहले डाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, नायक समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था दोस्तों हमारा 1991 में। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, आबिद हुसैन समिति की। तो आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था दोस्तों कब, वह हुआ था दोस्तों हमारा 1995 में। ठीक है, फिर दोस्तों बात कर रहा है हमारा, वह है दोस्तों किसकी, हम बात करें दोस्तों SS कोहली समिति की। तो SS कोहली समिति का गठन हुआ था दोस्तों कब, वह हुआ था हमारा 2000 में। ठीक है, याद रखिए। फिर है दोस्तों हमारा कौन, तो फिर दोस्तों हमारा बचेगा कार्वे समिति, और कार्वे समिति का गठन हुआ था दोस्तों 1955 में। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा हमारा कार्वे समिति, जिसका गठन कब किया गया था दोस्तों 1955 में। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, फिर हो जाएगा हमारा नायक समिति, जिसका गठन किया गया था दोस्तों 1991 में। फिर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति, फिर हो जाएगा दोस्तों SS कोहली समिति, यानी कि दोस्तों 4, 1, 2 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 4, 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्वे समिति 1955, फिर हो जाएगा दोस्तों नायक समिति 1991, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा आबिद हुसैन समिति 1995, फिर हो जाएगा दोस्तों SS कोहली समिति सन 2000। ठीक है, तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, सही सीरीज हमारी क्या बनेगी दोस्तों, 4, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस सीरीज को। कार्वे समिति 1995 में, ठीक है, नायक समिति 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में दोस्तों, और SS कोहली समिति सन 2000 में इसका गठन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए आंसर देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखें, इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम उस आंसर को मार्क कर लेंगे जो आयोग ने आंसर माना था। यहाँ नीचे देखें क्या क्या लिखा गया है, यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्न में यह उल्लेख किया जाता कि अवरोही क्रम में सबसे पहले गठित होने वाली समिति के आधार पर क्रम निर्धारित कीजिए, उस संदर्भ में इसका उत्तर विकल्प बी होता, परंतु लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार आयोग का जो ऑप्शन आयोग ने माना है उसको याद रखिए। ठीक है, लेकिन पुस्तक के हिसाब से दोस्तों क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, क्या है जो आयोग ने आंसर माना है उसको याद रखिए। यहाँ पे आयोग ने क्या माना था दोस्तों, तो लोक सेवा आयोग ने इसका ऑप्शन सी माना था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नोट क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्न में यह उल्लेख किया जाता कि अवरोही क्रम में सबसे पहले गठित होने वाली समिति के आधार पर क्रम निर्धारित कीजिए, उस संदर्भ में इसका उत्तर विकल्प बी होता, परंतु लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। आप लोग डेट एक बार देख लें। कार्वे समिति का गठन किया गया था दोस्तों 1955 में, नायक समिति का गठन किया गया था दोस्तों 1991 में, आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था दोस्तों 1995 में, और SS कोहली समिति का गठन किया गया था दोस्तों सन 2000 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 119वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, क्या है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों 1976 से। ठीक है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम को कह रहा है दोस्तों समन्वित बाल विकास योजना। तो समन्वित बाल विकास योजना कब स्टार्ट की गई थी, 1975 में। ठीक है, फिर है दोस्तों राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों 1983 से। ठीक है, और फिर है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे 2005 से, और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या, सही आंसर हम मार्क करेंगे, यहाँ देखें, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी को। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है दोस्तों यदि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया 1976 में। क्या है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है, क्या है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ठीक है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 120वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखें यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा 120 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कथन कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। फिर कारण कह रहा है कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। क्या है? पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन ए, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर से देखें कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कारण की पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे कि हमारा कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखें 121वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। 121वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है? भारत में निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है दोस्तों, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। क्या है? 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखें, भारत में निर्धनता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि दोस्तों 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता क्या है दोस्तों? अधिक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंसी रेशियो से संबंधित। चलिए यहाँ देखें दोस्तों क्या कह रहा है। 122 नंबर प्रश्न हमारा, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारे आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न दोस्तों रिपीट कर लिए जाते हैं परीक्षाओं में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, ठीक है। देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो याद रखिए SDG 6, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो याद रखिए दोस्तों SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो हमारा 6 है वह दोस्तों क्या है? वह है पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 123 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 123 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। 123 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखें दोस्तों क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखिए समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों क्लब ऑफ रोम के द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन, ठीक है। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 124वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या है? कह रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो सामान्य स्थिति बेरोजगार, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को
की संख्या को कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगार। ठीक है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो सामान्य स्थिति बेरोजगार। इस पॉइंट को याद रखें कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वह दिया गया है दोस्तों कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR से संबंधित है। ठीक है, इसको पॉइंट को याद रखिए, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, जो हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे हम। कह रहा है दोस्तों कि कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह दोनों पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। यह हमारा जो पॉइंट 1 दिया गया है वह भी गलत है दोस्तों, और पॉइंट जो 2 नंबर दिया गया है यह भी हमारा गलत है। तो सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है दोस्तों, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देख लें। कह रहा है दोस्तों जो भारत में हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी जो दोस्तों कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा है, कह रहा है कि भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2014 ना कि कंपनी अधिनियम 2014 के द्वारा। ठीक है, पहले तो एक्ट ही गलत दिया गया था, उसमें क्वेश्चन में कंपनी एक्ट 2014 दिया गया था, जबकि इसको रेगुलेट किया जाता है दोस्तों कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखें कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ना कि कंपनी एक्ट 2014 के द्वारा। ठीक है, कह रहा है भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कारपोरेट अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय क्या है दोस्तों, तो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है दोस्तों कि किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहां के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, इससे अभिप्राय है कि किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहां के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। ठीक है, और भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और देखें, कह रहा है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निवल मूल्य रुपए 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार रुपए 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, कह रहा है कि हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निवल मूल्य रुपए 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार रुपए 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ से अधिक हो। तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा, अतः कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का निवल मूल्य नेट वैल्यू रुपए 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार रुपए 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, जिन कंपनियों का निवल मूल्य रुपए 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार रुपए 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ रुपए 5 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों, ठीक है, क्या है, अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत का 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण आदि। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया था कि इसके अंतर्गत आने वाले कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1%, जबकि 1% ना होकर दोस्तों वह 2% होगा। ठीक है, क्या है, 2% होगा। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का, यह
भी आप याद रखिएगा कि पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च करना होता है। ठीक है, अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत 2%। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें दोस्तों मोरिस डी मोरिस के द्वारा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें दोस्तों मोरिस डी मोरिस के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, तो 1979 में। यहाँ देखें डेट दी गई है। ठीक है, कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें मोरिस डी मोरिस के द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें मोरिस डी मोरिस के द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो मोरिस डी मोरिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1979 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है यानी कि जो करंट के प्रश्न है वो तो अब पुराने हो चुके हैं, तो उनको हम नहीं देखेंगे दोस्तों। केवल जो हमारा विविध वाला पार्ट है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारा विविध वाला पार्ट है। ठीक है, और करंट में भी हम उन प्रश्नों को देख लेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी जो हमारे समसामयिकी के प्रश्न है वो अब पुराने हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमारी परीक्षा होगी दोस्तों उसमें अब अपडेटेड करंट पूछे जाएंगे, ये करंट अब पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो हम उन प्रश्नों को देख लेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, चलिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ देखें दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें, चलिए देखें दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सुमेल करेंगे। थॉमस कुक हैं कौन दोस्तों, तो थॉमस कुक हैं दोस्तों ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित हैं। ठीक है, थॉमस कुक कौन है, ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित है। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग कौन है दोस्तों, तो याद रखिए ग्रेटा थनबर्ग हमारी एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, फिर कह रहा है डॉक्टर उषा किरण, तो डॉक्टर उषा किरण दोस्तों हमारी भारतीय सम्मान की विजेता हैं। और दोस्तों कैरी लैम कौन है, तो याद रखिए दोस्तों हांगकांग के एक नेता हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। थॉमस कुक कौन है, तो ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित हैं हमारे थॉमस कुक। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण दोस्तों भारतीय सम्मान की विजेता हैं। और कैरी लैम दोस्तों हांगकांग के नेता हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, थॉमस कुक दोस्तों हमारे ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारी ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण दोस्तों भारतीय सम्मान की विजेता हैं। और कैरी लैम हांगकांग के नेता हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों। केवल हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों जो हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट के प्रश्न है और करंट के प्रश्न अपडेटेड पूछे जाते हैं। चलिए एक प्रश्न यहाँ देख लें दोस्तों, ऊपर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखें, कह रहा है सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों 2019 से 2029 तक। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है, तो याद रखिए 2019 से 2029 तक। ठीक है, एक बार और देखें, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है, तो याद रखिए 2019 से 2029 तक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है, तो याद रखिए 2019 से 2029 तक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यहाँ देखें अगला प्रश्न कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान क्या है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर कर्नाटक। ठीक है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कर्नाटक मैसूर में स्थित है हमारा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों, हम देखेंगे आगे के कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 135वां नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिए दोस्तों कब, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखें दोस्तों 2030 तक। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखें दोस्तों हमारा 2030 तक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिए दोस्तों 2030 तक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लें यहाँ पे। ठीक है, चंद्रयान 2 से संबंधित इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों GSLV MK3 M1। ठीक है, क्या है दोस्तों, फिर से देखें कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो याद रखें दोस्तों GSLV MK3 M1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो GSLV MK3 M1। ठीक है, याद रखिए कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिए GSLV Mark 3 M1। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि चंद्रयान 2 जो हमारा अंतरिक्ष यान है इसको प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो वह है GSLV MK3 M1 दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ देखें भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, नोएडा में हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर कह रहा है कि यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। ठीक है, क्या है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है और यह दोस्तों उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में दोनों पॉइंट दोस्तों हमारे जो दिए गए हैं वह बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में जो कथन दिया गया है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों, और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गुरुग्राम। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे गुरुग्राम। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी गुरुग्राम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी गुरुग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुग्राम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 139 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्या है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा दीव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो याद रखिए दोस्तों दीव। ठीक है,
फिर से देखें, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखें दोस्तों, दीव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखें, ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ठीक है, इस परियोजना का नाम याद रखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारी मांगदेचू विद्युत परियोजना है, इसका उद्घाटन दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किया गया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे देखें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, भले दोस्तों यह पुरानी हो गई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मांगदेचू विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो यह आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी मांगदेचू विद्युत परियोजना है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? याद रखिए, यह भूटान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? तो यह परियोजना दोस्तों भूटान में स्थित है। यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए भूटान। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो याद रखिए, वह है हमारा मांगदेचू विद्युत परियोजना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और क्या यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मांगदेचू जो हमारी विद्युत परियोजना है, यह स्थित है दोस्तों हमारी कहाँ? भूटान में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 146 नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो यह है दोस्तों सिक्किम, भारत। ठीक है, क्या है? सिक्किम, भारत। फिर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो याद रखिए दोस्तों, सिक्किम, भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो याद रखिए दोस्तों, सिक्किम, भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ है, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बिबेलियोमेट्री है। क्या है? कह रहा है दोस्तों बिबेलियोमेट्री है। तो बिबेलियोमेट्री क्या है दोस्तों? यह सूचना प्रबंधन उपकरण है हमारा बिबेलियोमेट्री। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिबेलियोमेट्री क्या है दोस्तों? तो ये बिबेलियोमेट्री ग्रंथ सूची डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण है, जो एक प्रकार का सूचना प्रबंधन उपकरण है तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली एक विधि है। तो याद रखिए, बिबेलियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बिबेलियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने दोस्तों जो हमारा ये देखें 150 जो है, यह हमारा 150वां प्रश्न, यह पुराना हो चुका है दोस्तों। यह दोस्तों हमारा जो है भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में रैंकिंग पूछ रहा है, लेकिन यह दोस्तों पुराना हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हम आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा वो अपडेटेड पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र को भी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2018 को। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक जिन दोस्तों ने हमारा 2019, 20, 21, 22 और 23 के प्रश्नों को कवर ना किया हो, वह चैनल पर अपलोडेड वीडियोस से उन प्रश्न पत्रों को दोस्तों कवर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वह यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हाल प्रश्न पत्र 2018 का स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों। ठीक है, और अपना फीडबैक भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आप अगली कौन सी पुस्तक दोस्तों पढ़ना चाहते हैं यह भी हमें बताएं। ठीक है, और दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों लगी हुई हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।